कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना। और इन दोनों वेक्टरों के बीच में मान लीजिए कि एंगल थीटा है, इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल थीटा है। तो हम यहाँ से इन दोनों वेक्टरों के जो क्या कहते हैं टर्मिनल पॉइंट हैं, अगर इनको हम ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालें। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। हमको देखो आधार तो पता है, आधार क्या है, वेक्टर ए, मॉड ऑफ, अगर इसका मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता चल जाएगी, ठीक है ना। बट इसकी हाइट, हमको इस ट्रायंगल की हाइट पता करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक जस्ट परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी हाइट कैसे निकालेंगे। देखिए हमको बी ए वेक्टर बी ए मतलब वेक्टर बी हमको पता है, वेक्टर बी। अब यहाँ से देखिए हमको हाइट चाहिए थी, मतलब लंब, भाई यहाँ पे हमने क्या किया, एक लंब डाला तो ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पे ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है और कौशक में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब आपका क्या था, यस था, यस डिवाइडिंग बाई ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर एच हमको निकालना है तो मॉड ऑफ वेक्टर बी को इधर भेज दें तो एच बराबर क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है, वो हम कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला लेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई अगर हम लगाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 आधार। ये आधार हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए थी, अगर इसका हम मापांक निकाल लें तो बी से सी तक की दूरी, मतलब दूरी आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पे ऊंचाई हमको चाहिए, तो ऊंचाई क्या भी निकाले, हाइट, यहाँ से यहाँ तक की मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो ये आपका ऊंचाई थी, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए आधार भी है, ऊंचाई भी है, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि अब इसको हम कैसे लिखें। हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू होता है क्या, फार्मूला से, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, दोनों पक्षों में अगर हम मॉडुलस ले लें तो क्या आएगा, ये मॉडुलस में हो जाएगा, ये मॉडुलेशन में, ये मॉडुलस में पहले से था, और यहाँ पे ये साइन थीटा भी मॉडुलस में हो जाएगा। और एन कैप का अगर मॉडुलस लेंगे तो वो तो यूनिट वेक्टर है, तुरंत वैल्यू क्या देगा, 1 दे देगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इतना बराबर इतना होता है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू देखिए यही है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। तो किसी भी ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी जो भी है, अगर हम उसका मापांक ले लें और उसका 2 से भाग कर दें तो जो आता है वो आपका क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिमिलर होता है, क्योंकि अगर ये समांतर, जैसे ये ट्रायंगल था सेम टू सेम, ठीक है ना। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, दो ट्रायंगल, अगर समांतर चतुर्भुज का कोई भी एक विकर्ण खींच दिया जाए तो 2 ट्रायंगलों में वो बढ़ जाता है। अगर एक ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लें तो और उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए अगर हमें ट्रायंगल का एरिया पता है कि 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी है, अगर इसी में हम 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी आ गया। तो मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो दोनों दिए गए होते हैं वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मापांक होता है। अब देखते हैं सदिश और अदिश गुणन की तुलना, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इनकी तुलना अगर हम करें तो क्या क्या मैच करता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इधर हमने लिख लिया सदिश गुणन, इधर लिख लिया हमने अदिश गुणन। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होता था, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप तो हम जानते हैं क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्या, यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी की डायरेक्शन को ये शो करता है, एन कैप। देखिए वाकई में तो ये है कि एन कैप का मतलब यही होता है कि वो डायरेक्शन, दोनों वेक्टरों के लिए वो डायरेक्शन शो करता है।
मतलब उसका जो परिमाण होता है उसकी डायरेक्शन, परिमाण तो देता है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, क्या देता है, परिमाण देता है। लेकिन अगर हम उसमें एन कैप से मल्टीप्लाई कर दें या ये कह सकते हैं कि जो एन कैप यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है ना। और ये अदिश गुणन क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी जो टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है। अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी जो जीरो कब होता है, जब वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, या उसका थीटा टू जीरो हो या थीटा टू नेगेटिव हो, ठीक है ना। और यहाँ पे वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी कब होता है जीरो, जब वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो, या तो थीटा की वैल्यू क्या हो π/2 या 270 डिग्री, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे चले वो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आई यूनिट वेक्टर ऑफ आई क्रॉस आई, ठीक है ना, आई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जो टू जे क्रॉस जे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ के इज जीरो होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, आई डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे के डॉट प्रोडक्ट ऑफ के इज टू वन, मतलब जब सेम सेम होता है तो वन आता है, लेकिन यहाँ पे सेम सेम होता है तो जीरो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जे कैप बराबर के कैप होता है, जबकि यहाँ पे अगर दोनों अपोजिट हैं तो ये जीरो आता है। यहाँ पे अपोजिट होते हैं तो कुछ नंबर आते हैं, कुछ यूनिट वेक्टर आते हैं, ठीक है ना, या वेक्टर कुछ आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब देखिए अगर एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा टू इसके स्केलर के वेक्टर के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। जबकि कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में होता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी जो टू माइनस में वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, मतलब ये क्या क्रमविन्मयी नियम का पालन नहीं करता, कौन, सदिश राशि। सदिश गुणन जो होता है वो क्रमविन्मयी नियम का पालन नहीं करता है, जबकि अदिश गुणन क्रमविन्मयी नियम का पालन करता है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी जो टू उल्टा वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए ये इक्वल होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसके लिए कंडीशन और होती है, हम इससे क्या वेक्टर प्रोडक्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालने के लिए दोनों वेक्टरों का अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी या सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी दोनों से निकाल सकते हैं। मतलब अगर दो वेक्टर दे दिए गए और हमसे ये कह दिया गया कि आप इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण निकालिए, तो उस कोण को निकालने के लिए हमारे पास दोनों व्यवस्थाएं हैं। कौन सी, एक सदिश गुणन की भी है और एक अदिश गुणन की भी है, ठीक है ना। सदिश गुणन के लिए भी है और अदिश गुणन के लिए भी है, और दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखते हैं कैसे। अदिश गुणन विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं, अदिश गुणन विधि से हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है। यहाँ से θ1 मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम कॉस θ1, यहाँ से θ1 क्या आ जाएगा, θ1 इज टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी और यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ से अगर इसी दोनों वेक्टरों का हम क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालें तो क्या आएगा, θ2 इज टू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ से ये जो थीटा एंगल देगा, जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, यहाँ का जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम दोनों विधियों से क्या निकाल सकते हैं आंसर।